जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन के यूजर को आवाज, कैमरा, बाकी सारी चीजें क्लियर है? आवाज, स्क्रीन और कैमरा डन, बेहतरीन हो गया। कल हम लोग ने बड़ी मजे मजे की बातें पढ़ी थी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को हमें असूलन कहना चाहिए परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उससे ज्यादा मतलब क्लियर होता है। परफॉर्मेंस हमने समझ ली थी, फिर हमने समझने की कोशिश की डिस्चार्ज कैसे कहते हैं। डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए। कैसे एंड हो जाए? परफॉर्म होके भी एंड हो सकता है, खराब होके भी एंड हो सकता है, ब्रीच होके भी एंड हो सकता है और इम्पॉसिबल होके भी एंड हो सकता है। इवन पिछले कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम होके नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो भी पिछला कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड और जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज थी उनके जो लीगल राइट्स थे एक दूसरे के ऊपर वो हो गए खत्म। क्लियर? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, ये वाली हमने लाइन पढ़ी थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि दो तरीके हैं जिससे पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और एक नई टर्म्स पे एग्री कर जाती हैं पार्टीज। उसमें हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। पहली लाइन में हमने देखा था कि अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए से रिप्लेस कर दिया जाए, पुराने को खत्म कर दिया जाए या पुराने में तब्दीली करके उसे बदल दिया जाए, तो ये तीनों तरीके से पुरानी टर्म्स खत्म और नई वाली टर्म्स आ जाती है। इसको हम लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे। नोवेशन नए कॉन्ट्रैक्ट को लाने को कहा था, अल्टरेशन पुराने में तब्दीली करने को कहा था और रिसेशन म्यूचुअल कॉन्सेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा था। फिर हमने एक दूसरी ऑप्शन दी थी कि पार्टीज एक दूसरे को कुछ रिलैक्स कर सकते हैं। एक पार्टी अपने हिस्से का राइट छोड़ सकती है तो दूसरा पार्टी अपने हिस्से के पैसे छोड़ सकती है। तो अगर पैसों में डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो रिमिशन कहलाता है, अगर राइट छोड़ दिया जाए तो वो वेवर कहलाता है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म और नई वाली बात वैलिड हो जाती है। तो अगर एक बंदे ने 100 के बजाय 70 रुपए एक्सेप्ट कर लिए हैं तो अब 70 पे परफॉर्मेंस होगी, 100 पे परफॉर्मेंस नहीं होगी। फिर हम लोगों ने डिस्चार्ज का एक और तरीका देखा जिसको मैंने कहा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात हमने कई दफा पढ़ी हुई है कि अगर एक बंदा ऑफर करना चाहे और दूसरा उसको इनकार कर दे तो भी खत्म हो जाएगा, वो अदालत जाएगा और अदालत जाके अपना हक मांग लेगा। जो काम की चीज हमने पढ़ी थी दैट वाज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पहले हमने आपको याद कराया कि एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है वो तो वैसे ही एग्रीमेंट ही गलत है, वो तो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। तो इस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल तब कह रहा हूं जब कॉन्ट्रैक्ट वाज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिफोर परफॉर्मेंस वो किसी वजह से बन गया इम्पॉसिबल। इसको हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, बाद में आ जाने वाली इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब है शुरू से इम्पॉसिबल होगा तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्रीमेंट ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। और अगर शुरू में ठीक था बाद में कुछ मसला हो गया तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। अब हमने कहा कि अगर पॉसिबिलिटी का पता है किसी एक पार्टी को और वो दूसरे से छुपाए और कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो इसका मतलब उसने धोखा दिया है, फ्रॉड की तरह से बात हो गई ना। तो ऐसे में दूसरी पार्टी के पास राइट ज्यादा आ जाएगा कि इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो इम्पॉसिबल होना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है, लेकिन अगर एक पार्टी इम्पॉसिबल होने के बावजूद भी मत बताए दूसरे को और उसे पता हो कि वो इम्पॉसिबल है तो उसने जो किया वो जुर्म है और उसको फिर हम कहेंगे कि वो जालिम है और एग्री पार्टी को हम फिर ऑप्शन दे देंगे उसके खिलाफ। देन हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, किन चीजों को कहेंगे हाँ भाई ये अब इम्पॉसिबल है। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पर्सनल नेचर की हैं, फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, देन हमने कहा वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग जो है वो सीजेस टू अकर या एग्जिस्ट। तो ये चंद स्पेसिफिक चीजें, एक 5वीं लाइन भी आपके पास आ रही होगी, ये 4 ही आ रहे हैं, ठीक है 5 लाइन नीचे वॉइस इश्यू आ रहा है जी। अभी वॉइस क्लियर है ऑनलाइन में? यहां तक आवाज आई, डन, वॉइस क्लियर है ऑनलाइन में।
हमने कहा ये 4 तरीके हैं, इसमें से 2 के तो सेट बना लें, वो सब्जेक्ट मैटर ही मर गया या सब्जेक्ट मैटर जिस वजह से कर रहे थे वो वजह मर गई। याद है, वो रेस ही खत्म हो गई, वो पेपर आईकेप में ही खत्म हो गया जिसके लिए आपने कॉलेज में पढ़ाई करने का एडमिशन लिया था। तो अगर वो पीछे रूट कॉज ही खत्म हो जाए तो फिर मामला जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हमने कहा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए या रूट कॉज खत्म हो जाए। नहीं तो हम लोगों ने बात की कि अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो ये बात भी आपको पहले से पता थी। और देन एक और बात भी आपको पहले से पता थी कि अगर एक बंदे की डेथ हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो पर्सनल नेचर का, या डेथ ना हो वो इनकैपेसिटी हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए, एक बंदा जो कि रेस का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ कि तुमने दौड़ना है 100 मीटर, उसकी टांग जो है वो टूट गई या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि अब वो दौड़ नहीं सकेगा, तो ये बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहलाता है, जिसमें एक बंदा पॉसिबल नहीं रह पाता उसके लिए कि वो वैसे परफॉर्म करे जैसे उसने वादा किया था। तो ऐसे में चूंकि उसका कोई वाली वारिस भी उसकी जगह परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद फौत हो जाता है। जी, अगर बैंकरप्ट हो जाए तो फिर क्या मामला होगा, फिर यहां नहीं आएगा, फिर किसी और जगह आएगा। इसमें एक और ऑप्शन भी होती है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें इंसॉल्वेंसी वगैरह का भी जिक्र है। ये चारों समझ आए। देन हमने कहा था कि कुछ जगह जी, डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसी ड्यू टू रिफ्यूजल। अगेन आपने कहा कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूं और दूसरे बंदे ने आपको परफॉर्म करने से रोक दिया। जब उसने रोक दिया तो फिर क्या होगा, आप रुक जाएंगे और रुक के डायरेक्ट अदालत जाएंगे और आप कहेंगे जी मैं परफॉर्म करना चाहता था, उसने परफॉर्म नहीं करने दिया, मुझे मेरे हकूक दिलवाए जाए। नॉर्मली लोग डायरेक्ट अदालत नहीं जाते, पहले उसी पार्टी से कहते हैं मेरे हकूक दो, जो वो नहीं हकूक देती तो फिर अदालत जाते हैं। कहने का मतलब आप परफॉर्म करना चाहते थे, दूसरे ने इनकार कर दिया, आपकी तरफ से खत्म कहानी। अब यू डोंट नीड टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस जो आपने वादा किया था कि आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपने परफॉर्म करने की कोशिश की है और दूसरे बंदे ने आपको परफॉर्म करने से रोक दिया है, तो अब आप आजाद हैं। डन। तो हमने कहा कि कुछ जगह इम्पॉसिबिलिटी काउंट नहीं करेंगे। कौन सी जगह, जहां डिफिकल्ट हो जाए परफॉर्मेंस, ज्यादा कॉस्टली हो जाए, कम प्रॉफिटेबल हो जाए, या सिरे से ही कमर्शियली अनवायबल हो जाए, सिरे से ही प्रॉफिटेबल ना रहे, आप माइनस में चले जाएं। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस आपके लिए मुश्किल हो गई है, इम्पॉसिबल नहीं हुई है। कोई स्ट्राइक लॉकआउट्स वगैरह हो जाए, कोई धरने हंगामे इस तरह के शोर शराबे हो जाएं, परफॉर्मेंस मुश्किल हुई है, इम्पॉसिबल नहीं हुई है। थर्ड पार्टी के बिहाफ पे आपने काम किया था, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर गई, तो अब आपको शायद किसी और से महंगे में मिले, लेकिन जिस पे आप भरोसा कर रहे थे वो अगर भाग गया, तो ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वैलिड रहेगा। ए और बी में से कोई भागता तो फिर हम कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी हुई है। भागा तो एक तीसरा बंदा है जिसके ऊपर आपने भरोसा किया था, तो अब वो बंदा भाग गया, अब आप मार्केट से महंगे में खरीद के दें बेशक बी को, लेकिन बी को उसकी सप्लाई चाहिए, और आप ये नहीं कह सकते इम्पॉसिबल हो गया जो बंदा ही भाग गया जैसे मैंने चीजें खरीदनी थी। और देन हमने कहा पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी अगर है और कुछ चीजें परफॉर्म हो सकती हैं कुछ नहीं, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, जितना इम्पॉसिबल है बस उतना पोर्शन रोक देंगे, बाकी को परफॉर्म कर दिया जाएगा। यहां तक फिजिकल हाजिरीन का कोई सवाल? ऑल क्लियर? पक्का? वाजिबा। ऑनलाइन हाजिरीन, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, एक भाई ने कहा पार्शियल, पार्शियल कहते हैं थोड़े से को, इम्पॉसिबिलिटी आपको पता है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने 10 शर्तें रखी हैं। एक शर्त ये है कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फलाना काम करेंगे, फलाना काम करेंगे, और वो बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट माल भी दे दूंगा। अब सब कुछ हो गया लेकिन बहरी जहाज नहीं आया, जैसे वो दवाइयों वाला बंदा नहीं आता ना वापस, तो ऐसे वो बहरी जहाज भी नहीं आया। अब बहरी जहाज वापस नहीं आया तो इसका मतलब है 9 काम हो सकते हैं, वो 10वां काम जो डिपेंडेंट था ऐसे इवेंट पे विच बिकम्स इम्पॉसिबल। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा इम्पॉसिबल नहीं हुआ, पार्शियली इम्पॉसिबल हुआ, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा उसका हिस्सा। तो ऐसे में अगर हम बाकियों को सेपरेटली परफॉर्म कर सकते हैं तो जितना कर सकते हैं वो कर दिया जाए, जितना पोर्शन रह गया उसको वॉइड कर दिया जाए, और उससे रिलेटेड अगर कोई पैसे शैसे एक दूसरे से ले लिए हैं तो वो वापस कर लिए जाए। नहीं जी, ऑनलाइन फिजिकल के सवाल सर, डिफॉल्ट और थर्ड पार्टी समझा दें। ये भाई अब अचानक से जागे। देखें, थर्ड पार्टी वाली बात में हमेशा आपने जहन में रखना है कि डिफॉल्ट थर्ड पार्टी का हुआ है। थर्ड, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए
ये सोच रखा था, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें ऑरेंजेस दूंगा, तुम मुझे पैसे देना। ए ने ये सोचा हुआ था कि मैं उस थर्ड मिस्टर 3 से पकड़ के दे दूंगा ऑरेंजेस, लेकिन उसने बी को नहीं बताया था। उसने बी को कहा था मैं तुम्हें ऑरेंजेस सप्लाई करूंगा। बी ने उसके साथ एक रेट तय कर लिया। अब ड्यू डेट पे बी अगर ऑरेंजेस लेने आया है तो ए के जिम्मे है कि वो ऑरेंजेस दे। ए ने 3 से राब्ता किया, 3 भाग चुका था, 3 ने एक ऑरेंज सप्लाई नहीं किए। लेकिन इसमें बी का क्या कसूर? बी को तो ए से ऑरेंजेस चाहिए। अब एक हो सकता है मार्केट से दुगने रेट पे ऑरेंजेस मिले, क्योंकि वो उसका सप्लायर तो भाग गया, मार्केट में तो सब जालिम छुरियां लेके बैठे हुए होंगे। अब ये ए की अपनी बेवकूफी है कि उसने गलत बंदे पे भरोसा किया। तो अगर एक बंदा किसी थर्ड पर्सन पे रिलाय कर रहा था और थर्ड पर्सन डिफॉल्ट कर गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। ए और बी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पॉसिबल है। ए जिस पे भरोसा करा था वो चला गया। अब ये ए का मसला है, ए इसको कैसे रिजॉल्व करे। बी का कोई कसूर नहीं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं लो जी इम्पॉसिबल हो गया, चलो जी वापस करो पैसे। अगर तो कंटिंजेंट होता कॉन्ट्रैक्ट, अगर ए ने बी को कहा ही ये होता है कि अगर मुझे सी सप्लाई करेगा तो मैं तुम्हें, तो फिर तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता ना। ये तो वैलिड बनता ही तब जब सप्लाई करता सी या 3। जी, अब ए और 3 के दरमियान जो चलेगा वो उनका आपस का मामला है। ए ने 3 से पहले पूछा होगा और 3 ने शायद वादा किया होगा कि मैं तुम्हें दे दूंगा ऑरेंजेस, वो उनका मसला है। लेकिन इस वक्त मेरा मुद्दा, मेरा सब्जेक्ट मैटर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ए और बी के दरमियान ऑरेंजेस की सप्लाई का। तो अगर ए ने बी को ऑरेंज सप्लाई नहीं की और ए के साथ धोखा हुआ है, तो जिसने धोखा किया है उसे खुद जाके पकड़े। ये ऐसे ही है जैसे जॉइंट प्रोमिसेस में से किसी एक आदमी ने फ्रॉड किया है, दूसरे बंदे को तो हम कहते हैं कि उसको लेना देना नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था। वो किसी को भी पकड़ेगा, अगर बांसुर कहेगा मेरे पैसे दे दो, वो पैसे लेके साइड पे हो जाएगा। फिर ये आपस में तय करते फिरेंगे कि किसका फड्डा था, किसका झगड़ा था, किसने नुकसान किया था। डन, वेरी गुड। एक भाई लगता है अभी पहुंचे। मैंने कहा सर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? वो भाईजान मैं इतनी देर से ही समझा रहे हैं, को दादा को ऑफ करो। ठीक है जी। अब वो जो बहुत सारा पोर्शन हमने छोड़ दिया था, आपको पता है, ये सारी बातें आपको पता है पहले से। चलें जस्ट आपकी तसल्ली के लिए आपको पढ़ा देते हैं। Rescission of voidable contract may be communicated in same manner and with same rules as applied to communication of or revocation of a proposal. जो ऑफर को रिवोक करने के रूल थे कि ऑफर उस वक्त तक रिवोक हो जानी चाहिए, ऑफर को ऐसे कर देना है, फलाना कर देना है, वैसे ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने बताना है कि मैं इसे कैंसिल करना चाह रहा हूं, तो जैसे रेवोकेशन के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे जिसमें एक बंदा कैंसिल कर देता था, वही सारे रूल्स इस पर अप्लाई करें। ये ना भी बताते तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि वॉइडेबल में जिसके पास इख्तियार है वो आके कह सकता है कि भाई ये वाली चीज खत्म करो। तो वो जिसने कैंसिल करना है उसको चाहिए कि वो परफॉर्मेंस ना दे, बस आके कह दे भाई इसको खत्म कर दो, अगर वो उसे खत्म करना चाह रहा है तो। When a party cancels this kind of voidable contract, other party need not perform as promised. वॉइडेबल है, इसको पता लगा, इसने कहा मेरे साथ जुल्म हो रहा है, इसने कहा बस मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूं। तो जब इसने कहा मैं खत्म करना चाहता हूं, तो दूसरा बंदा भी ब्रेक लगा देगा। अगर वो कुछ परफॉर्म करने के बारे में सोच भी रहा था तो ब्रेक लगा दे, क्योंकि इस बंदे ने कह दिया है कि कैंसिल। पार्टी कैंसिलिंग आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल if have received any benefit restore such benefit. किताब का दिल करता है आपको बार बार बातें याद दहानी करवाए। तो अगर कुछ कैंसिलेशन हुई है तो उस वक्त तक अगर कोई बेनिफिट्स लिए हैं तो वो रिस्टोर हो गए। इस प्रिंसिपल को रेस्टिट्यूशन कहते हैं। किताब ने रेस्टिट्यूशन की स्पेसिफिकली डिस्कशन किताब से हटाई, उसके बाद इतने शर्मिंदा हुए कि जगह जगह उसका जिक्र कर दिया कि यार ये अहम प्रिंसिपल हम बताना भूल गए। तो इसको हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ये वन ऑफ द रेमेडी होती है, लेकिन हमारी किताब अब हमें जितना बता रही है हम उतना याद करेंगे। जी जी, देखें अगेन ये वाली बात हमने पढ़ी है ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के हमने नहीं पढ़े थे, हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो तो चीजें वापस करनी पड़ेंगी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो या वैलिड हो जाए या वॉइड। शायर ये कहना चाहता है कि अगर आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया तो इस पे वही रूल अप्लाई करेंगे जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बस ये सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये वो इजाफी बातें हैं कि ये ना भी बताते हैं तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि जब वॉइड हो गया तो जो वॉइड के सारे रूल्स हैं
रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स हो, फलाना हो, परफॉर्म मत करो वगैरह वगैरह, वो सब इस पे भी अप्लाई करेगा। क्लियर? अब थोड़े से पास पेपर्स देख लेते हैं, जुम्मे तक जितने पास पेपर देखे जा सके। सवाल ये हम पास पेपर कहाँ से देखेंगे, क्योंकि मेरी किताब यहाँ पे सिंक नहीं होगी, लेकिन मैं गूगल ड्राइव को जरूर इसमें पकड़ सकता हूँ। हमारे पास इसमें तो नहीं पड़ी हुई ना भाईजान किबला, इसमें तो नहीं पड़ी हुई ना हमारे पास सॉफ्ट कॉपी किताब की। चले नहीं, लिंक तो फिर मैं वहां से पहुंच के पकड़ लेता हूँ। मैं जनाब अभी drive.google पे चला जाता हूँ। स्क्रीन मैंने फ्रीज कर दी, आपको पता ना लगे मैं कहाँ पे गया हुआ। मैं असल में उस लिंक तक पहुंच रहा हूँ जो लिंक आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है ना? कौन सा ई रंग नंबर है? ये भाई को आपने गाइड करना है कि हम किस लिंक की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं डला हुआ है, वो एम ही पूछ रहे लें। ये वो लिंक है जो आपसे शेयर हुआ है, इसमें एमसीक्यूज नोट्स। अच्छा एमसीक्यूज में तो कुछ भी नहीं डला हुआ होगा अभी? नहीं ऐड। हाँ ऐड है, चेक करो। वाह जी जबरदस्त, क्या बात है। पास्ट पेपर्स आपके पास तो किताब में मौजूद है, मसला तो मेरा है, मैं तो स्लाइडों से चल रहा था। आप किताब में चैप्टर 6 खत्म किए ना अभी हमने, लगे आते जरा चैप्टर 6 को देखते हैं। ले जी, ओए होए होए, बड़ा हैवी सा सवाल नजर आया और नंबर सिर्फ 3 है। अल्लाह खैर करे। Following a statement of sums payable by निसार to मेराज on 4 मार्च 2017। 4 मार्च 2017 को निसार ने मेराज को कुछ पैसे देने थे। 1 जनवरी की इनवॉइस थी जिसके मुताबिक 2 लाख रुपए देने थे। इसकी गारंटी इमरान ने दी थी, ये एक नई वैरायटी बीच में करा दी। 8 जून को 1.5 लाख रुपए देने थे, तो टोटल हो गए 3.5 लाख। निसार ने एक चेक दिया है लाख रुपए का 5 मार्च 2017 को। As there were no instruction from Nisar, Miraj adjusted the payment against the amount of 150,000. The guarantor Imran objected to such appropriation. इमरान ने गारंटी दी हुई थी 2 लाख की, उसने कहा ये क्या मजाक हुआ, तो वो जो लाख रुपए थे वो उस 2 लाख में से माइनस करते ताकि मेरा वजन थोड़ा सा कम होता। उसने गारंटी दी हुई थी, नहीं पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। वो तड़प गया, उसने कहा इसने लाख रुपया दिया है तो भाई जो पहले पैसे हैं उनको एडजस्ट करो। तुमने उठा के लाख रुपए को किसके साथ एलोकेट कर दिया? 1.5 लाख के साथ। and claim that adjustment should be made in the order of date of invoice। उसने कहा नहीं भाई उस तरतीब में होना चाहिए। वो उस बंदे ने एतराज किया कि भाई जिस तरतीब से पेमेंट्स थी उसी तरतीब से ही उसकी रिकवरी होनी चाहिए। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड। क्या इमरान सही है? अब आप पहले बताएंगे कि कानून ये कहता है कि जब पेमेंट करने वाला ना बताए कोई अप्रोप्रिएशन तो क्रेडिटर हैज अ राइट कि वो उसको जिस मर्जी तरीके से एडजस्ट कर ले, इवन टाइम बार्ड पे भी कर ले। इन दिस सिचुएशन चूंकि नहीं बताया तो उसने अपनी पसंद से उस इनवॉइस पे कर दिया। तो यहाँ मिस्टर इमरान को हम कहेंगे कि खुदा का खौफ करो, लॉ किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होता तो फिर पता होता। 3 नंबर का सवाल था, बात समझ आई? हौसला हुआ थोड़ा सा कि हाँ यार मतलब हो सकता है सवाल ये जी। किसी भी पेमेंट के अगेंस्ट क्रेडिटर की मर्जी, मतलब उसकी मर्जी जिसको पैसे मिले है ना। अगर आपने बताया तो वो वैसे होगा, नहीं बताया। अब अगेन वही बात है, सिनेरियो को मुश्किल चीज नहीं होता, एक पढ़ा हुआ कानून होता है जिसको आपने सोचना होता है कि अच्छा इस सिचुएशन में क्या होगा। In accordance with contract entered into Masoom and Mubarak, Masoom has offered to deliver 300 Rolex watches to Mubarak on 1 March 2015। उसने कहा जी मैं 300 Rolex watches आपको दूंगा। भाई ये तो करोड़ों में पहुंच गया कॉन्ट्रैक्ट। अंडर द प्रोविजन उसने ऑफर किया, उसने कहा मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा।
Under the provision of Contract Act, advice masoom about the condition which must be satisfied for constituting a valid offer of performance. आपने ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी है, यानी कि जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, यानी कि जो टेंडर है, बताएं इसमें क्या चीजें हो तो हम मानेंगे कि ये सही है। टाइम, प्रॉपर प्लेस, उसको मौका दिया जाए। अब ये रट्टे वाला सवाल आ गया, अभी लॉजिकल सवाल नहीं था, उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया कि वो जो लिस्ट दी हुई है वो किताब में किसी भी जगह अगर आपको लिस्ट नजर आए ना 5-6 चीजों की, तो उनको एहतियातन जरा अच्छी तरह से जहन में बिठा लिया करें, कभी कभी रट्टे वाला सवाल भी आ जाता है, तो ये रट्टे वाला सवाल निकला। तीसरा, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बात है। What is the effect of refusal by promisee to accept tender of goods and money from the promiser? इसके सवाल के दो हिस्से, उन्होंने कहा बताओ उसके एसेंशियल्स क्या हैं, और अगर एक बंदा ऑफर दे रहा हो और दूसरा बंदा उसको रिफ्यूज कर दे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। बात समझ आई। डिस्कस हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ 70,000 बी अप्लाइड। अभी किसी सवाल का पार्ट बी है और इसमें पार्ट ए में कुछ कहानी होगी, आप अबव को भूल जाएं। डिस्कस हाउ शुड द payment of 70,000 be applied under each of the following independent circumstances. Following words were written on the back of check. एक बंदे ने चेक दिया होगा 70,000 का, उसके कुछ ड्यूज होंगे। इस सवाल का ऊपर का पोर्शन गायब हो गया क्योंकि उसका आंसर अब सिलेबस का ऐसा नहीं था। तो 70,000 रुपए का उसने एक चेक दिया और उसकी बैक पे लिख दिया 20,000 जमा 50,000। अब अगर पीछे कोई ऐसी इनवॉइसेस थी जो एक 20,000 की थी और एक 50,000 की थी, तो पेमेंट करने वाले ने बताया है कि 20 वाली हो गई और 50 वाली हो गई। तो ये इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि पेमेंट करने वाले ने अप्रोप्रिएशन कर दी और वो कहता है कि भाई ये इसमें से दो पेमेंट निकालना, तो 20,000 वाली और 50,000 वाली। दूसरा, अगर नो इंस्ट्रक्शन अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद, और बिलाल ने भी कोई पेमेंट नहीं, अब कोई अप्रोप्रिएशन नहीं की, अब दो बंदे, एक बंदे ने दूसरे को पेमेंट कर दी, ना उसने बताया और ना पेमेंट रिसीव करने वाले ने समझा कि ये क्या है, तो फिर क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो टेक्निकली ये सवाल पार्ट ए के बगैर कंप्लीट नहीं है, और पार्ट ए में जो बातें हैं वो अब चैप्टर में मौजूद नहीं है। तो असूलन मुझे पार्ट ए में से वो वाली चीज यहाँ पेस्ट करनी चाहिए। ये सवाल पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ये सवाल में तशनगी रह गई, लेकिन मैंने आपको, ऑथर ने आपको समझा दिया कि वो सवाल क्या था। उसमें एक लिस्ट ऑफ थिंग्स दी हुई थी, उसने उसके इतने पैसे देने हैं, और फिर एक जगह उसने पेमेंट में लिख दिया कि 50 जमा 70, तो ऊपर 50 और 50 जमा 20, तो दो 50 और 20 वाले टिक हो जाने थे, बाकी पेंडिंग रह जाने थे। और अगर कुछ नहीं बताया तो फिर हम कहेंगे सवाल में जिस तरतीब में चीजें दी हुई हैं उसी तरतीब से पेमेंट होगी, अगर खामोश है तो तरतीब फॉलो होगी। मुजाहिद एग्रीड टू एक्सेप्ट 3 लाख फ्रॉम अदनान अगेंस्ट अ डेट ऑफ 4 लाख। बहुत अच्छी बात है, डेट 4 लाख का था, उसने रिमिशन दे दी, उसने कहा यार तुम 3 लाख दे दो, ठीक है चलेगा। इफ अदनान पेज विद इन अ वीक, शर्त भी है, अगर हफ्ते में पैसे दे दो तो मैं 3 लाख कबूल कर लूंगा, अगर हफ्ते में पैसे ना दो तो मैं 3 लाख कबूल नहीं करूंगा। अदनान डिड नॉट टेंडर द रिक्वायर्ड अमाउंट विद इन दिस पीरियड, इस गिवन टाइम पीरियड में उसने वो रिक्वायर्ड अमाउंट के बारे में ऑफर नहीं दी, यानी उसने आगे नहीं कहा लो फड़ो 3 लाख रुपए। What rights are available to मुजाहिद अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। पहले ध्यान से पढ़ना है, मुजाहिद कौन है, पैसे देने वाला या लेने वाला, लेने वाला। तो मुजाहिद का राइट क्या है, उसने डिस्काउंट देने की कोशिश की थी शर्त के साथ, वो टाइम पूरा हो गया, तो इसका मतलब है कि वो जो उसने एक ऑप्शन दी थी वो खत्म हो गई है, अब वो 4 लाख रुपए लेने का हक रखता है। If Adnan tenders the said amount on the 15th day and Mujahid accept it, what rights are available to Mujahid under the Contract Act? अब उसने 15 तारीख को, मतलब शायद 15 दिन बाद, कहा तारीख पहले लिखी हुई थी, तारीख नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है उस मामले के 15वें दिन उसने पेमेंट कर दी और दूसरे भाई ने मान लिया, तो अब क्या होगा। हाँ, अगर तो उसने मान लिया इस शर्त पे कि ठीक है 3 लाख से सब ओके हो गया, तो ठीक है, चूंकि जब वो आपस में ही मान गया तो हम कहेंगे उसने खुद से अब दोबारा रिमिशन दे दी। पहले उसने एक शर्त रखी थी, मैनर प्रिस्क्राइब किया था, वो मैनर फॉलो नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसकी गलत परफॉर्मेंस थी लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तो अपना भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको राइट नहीं है वो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए मांगने का, अगर इसने खुद से मान लिया है डिस्काउंटेड परफॉर्मेंस को। क्या चीज, म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर पार्टीज आपस में तय करती हैं, परफॉर्मेंस के वक्त हमने कहा था कि परफॉर्मेंस के वक्त दोनों पार्टीज एक दूसरे को रिलैक्सेशन दे सकती हैं। इसने पहले की रिलैक्सेशन देने की कोशिश की थी, वो तो टाइम खत्म हो गया,
अब दोबारा से इसने कहा अच्छा यार 3 लाख ले लो, इसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये सवाल में वो बता रहे हैं उसने एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसने सिर्फ 3 लाख रुपए एक्सेप्ट किए हैं या 3 लाख रुपए ये सोच के एक्सेप्ट किए हैं कि बस ये पूरे आ गए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, नोट assumption, नीचे एक नोट दे दें, इट इज assumed दैट उसने 3 लाख एक्सेप्ट कर ली हैं इन सेटिस्फेक्शन ऑफ 4 लाख या एज अ पेमेंट ऑफ दैट 4 लाख। तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन आ जाता है सवाल जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। Mehboob, a promiser, and Solat, a promisee, enter into valid contract. However, when Mehboob made an offer of performance, Solat refused to accept the same. उसने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की और दूसरे भाई ने इनकार कर दिया। Briefly state the rights and responsibility of Mehboob against such refusal. Also state the essential of valid offer of performance. आप देखें सवाल कितनी दफा आया है, ये बड़ा पसंद है उन्हें। तो पास पेपर से हमें ये बात समझ आ जाती है कि उनका फोकस भी किस तरफ जरा ज्यादा है। तो ऐसे में वो एसेंशियल देखना चाहते हैं कि क्या है उसके ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के, अगर एक बंदा रिफ्यूज कर दे तो उसके बाद क्या होता है वो ये जानना चाह रहे हैं। 5 नंबर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हैवी सा सवाल है, काम करते हैं पहले छोटे सवाल देख लेते हैं, वक्त कम है। In light of Contract Act 1870 to explain the terms novation, also narrate the difference between novation and alteration. ये सवाल अब आईकेप की किताब से उस तरह से आंसरेबल नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने ट्यूटर नोट डाला हुआ था तो इसलिए मैंने ये सवाल डिलीट नहीं किया। तो अब ये आंसर हो सकता है। ये पिछली तकरीबन 2009 से लेके अब तक कोई पिछली 24 अटेम्प्ट्स के पास पेपर है, जो चैप्टर में से जितने आए हैं। ये बड़ा फायदा है कि आप एक चैप्टर तैयार करते हैं तो आपको ये पता लग जाए कि अभी तक इसमें से क्या सवाल आ रहे हैं। तो अगर 12 साल 24 अटेम्प्ट से वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो तो अचानक से बहुत नहीं बदल जाएंगे। हाँ, ये और बात है कि पेपर में अब थोड़ा सा नंबर ऑफ सिनेरियोज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले उनके पास 35 नंबर होते थे, अब 85 नंबर है। पहले 50 में से 15 एमसीक्यू थे और 35 नंबर, और अब उनके पास 85 मार्क्स हैं एमलॉक पूछने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा रट्टे वाले सवालों के लिए भी तैयार रहना है, लॉजिकल सवालों के लिए भी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जी, क्वेश्चन 5 में ऑल्ट्रेशन हुई है, देख लेते हैं अभी वहां पहुंचेंगे तो। Under the provision of Contract Act 1872, briefly describe the different situation whereby a contract is discharged by mutual agreement. आपस में बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, जरा उसकी कुछ बातें बता दे। वही 5 बातें, कौन सी? Novation, alteration, recession, ठीक है। Imran contracted with Yusuf for taking bricks to the second floor of Yusuf under construction house. इमरान ने यूसुफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो यूसुफ का अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है उसमें वो ब्रिक्स लेके जाएगा सेकंड फ्लोर तक, मजदूर होगा वो। However, stairs to the second floor were blocked. सेकंड फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियां ब्लॉक थी, एज यूसुफ हैज डम्प्ड सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन द स्टेयर्स। उसने स्टेयर्स पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाल दिया हुआ था। डिस्कस द राइट ऑफ इमरान। अब इमरान ने यूसुफ से वादा किया कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा ईंटें, और ऐसे में यूसुफ की हरकत की वजह से वो बेचारा अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाया। तो हमने कहा था या वो रिफ्यूज कर दे या वो कुछ ऐसा करे जिससे ये बेचारा परफॉर्म ना कर सके। असूलन तो पहले उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भाईजान जरा सामान साइड पे कर लो। लेकिन अगर वो सामान साइड पे ना करे और कहे तुमसे वादा ये हुआ था कि सेकंड फ्लोर पे लेके जाओगे ईंटें तो ही मैं पैसे दूंगा, तब हो सकता है वो भाई साहब अदालत जाके कहे मैं परफॉर्म करने के लिए मौजूद था, अवेलेबल था, प्रॉपर टाइम था, सब कुछ था, इस बंदे ने मुझे परफॉर्म करने नहीं दिया, मुझे मेरी दिहाड़ी दिलवाई जाए। और उसके बाद इसकी ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि अभी ईंटें लेके भी जाए। हाँ नहीं, असल में ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये डिफिकल्ट है, लेकिन कहने का मतलब है जब तक वो बंदा इसको फैसिलिटेट नहीं करेगा, भाई उसका घर है, तो ये ऐसे थोड़ी कि वहां झगड़ा करे कि नहीं जी पहले मैं सामान साइड पे करूंगा। फिर उसने परफॉर्म करने की कोशिश की और इसने परफॉर्म करने दिया नहीं, तो उसके पास ये राइट आ गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से निकले और इस पे केस कर दे और इससे अपने उतना मजदूरी क्लेम कर ले जो इसकी बनती थी। हालांकि इसने पूरी परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन रूल क्या है, अगर दूसरा रोक दे तो देन यू नॉट नीड टू परफॉर्म योर प्रॉमिस और आप कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हो जी। तो इसमें अल्टरेशन नहीं है। फिर छोटा सवाल, व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जहां जहां ज्यादा पॉइंट होते हैं ना वो रट्टे वाले सवाल भी पूछ लेते हैं, तो वही म्यूचुअल एग्रीमेंट वाले 5 उन्होंने फिर पूछ लिए।
Under provision of Contract Act, list any 5 circumstances in which parties to the contract are not absolved from the performance of their contractual obligation on ground of supervening impossibility. बड़े ध्यान से उन्होंने ये नहीं कहा कि कहां सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, क्या कहा है? Any 5 circumstances in which parties to contract are not absolved from the performance of their contractual, मतलब ऑन ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कहां पे ऐसा होता है कि आपकी जिम्मेदारियां खत्म ना हो, यानी कि कहां डिस्चार्ज नहीं होगा हालांकि लग रहा होगा इम्पॉसिबिलिटी है, वो 5 एक्सेप्शंस, लॉकआउट, स्ट्राइक्स, फलाना फलाना। अब रह गए 2, अब लंबे सवाल पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लालची ट्रेडर्स एग्री टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। आईकेएफ के नाम देखें आप बड़े स्टाइलों से, तो लालची ट्रेडर्स ने फर्जी टेक्सटाइल्स को कॉटन सप्लाई करना है एट अ फिक्स्ड प्राइस फॉर 1 ईयर, 1 साल तक की कीमत डिफाइंड है, 1 साल तक उन्होंने इसको सप्लाई करना है। 3 months आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ यार्न इंक्रीज शार्पली, बहुत महंगा हो गया, मेकिंग इट कमर्शियली अनवायबल फॉर लालची ट्रेडर, लालची ट्रेडर के लिए अब जरा मुश्किल हो गया क्योंकि वो लालची ट्रेडर्स है, टू कंटिन्यू द सप्लाई एट एग्रीड प्राइस, therefore they terminated contract on ground of difficulty या impossibility of performance। उन्होंने कहा लो जी ये तो impossible हो गया, मैं नहीं तो मैं सप्लाई करूंगा। इससे पहले कि आप फौरन से जवाब देते हैं, पहले पूछो उन्होंने पूछा क्या, whether the contract would be discharged under the above circumstances। आप कहेंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने अब 5 नंबर के लिए 1 लाइन नहीं, अब वैरायटियां कराएंगे ना, 3 स्टेप। सबसे पहले कहेंगे कि जी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनमें से एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कमर्शियली अनवायबल या डिफिकल्ट हो जाए तो वो उससे डिस्चार्ज नहीं होता। फिर कहें सिचुएशन में यहाँ पे लालची ट्रेडर के लिए कमर्शियली अनवायबल हो गया, उनके लिए मुश्किल हो रहा है, एंड पे सोल्यूशन दे दें, देयरफॉर यहाँ पे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब तो 6 नंबर पूरे हो गए। तो नंबर देके परेशानी हो ना, हमारे पास जो 3 स्टेप वाला टोटका है जो आईकेएम की हमेशा से ख्वाहिश है, वो इसमें फॉलो करें। जी जी जी, अगर इमरान खुद से अगर वो स्टेज खाली कर दे तो उस चीज के इजाफी पैसे अगर वो लेना चाहे तो क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ सकता है? नहीं, असल में लीगल ड्यूटी वाला मामला है, तो ऐसे नहीं है, हर काम पे आप पैसे नहीं ले सकते। और अगर वो बंदा जिसका घर है वो अगर खाली कर दे तो ठीक है, वो खाली कर दे, हम परफॉर्मेंस दे देंगे। तो ऐसे में हो सकता है वो कहे कि 1 मिनट मैं अभी रेडी नहीं हूं, जरा मैं सामान साइड पे कर लूं, तुम फिर परफॉर्म कर देना। तो दिस इज पॉसिबल कि एक दफा रेडीनेस चेक कर ली जाए। नहीं जी, what would be your decision if लालची trader were importing yarn and government has imposed a ban on its import? आपका डिसीजन क्या होता अगर ये इंपोर्ट कर रहे होते और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी होती? अब वॉइड हो जाता, अब वो वाकई, अब वो सुपरवेनिंग इलीगैलिटी आ गया, अब ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बना कर दिया। पहला सवाल देखते हैं और फिर जल्दी से जुम्मे की तरफ चलते हैं। आपने देखे, आप सवालों को इसी तरह से, किसी भी चैप्टर के सवालों को इस तरह से देखें, पहले खुद से सोचें, फौरन से जवाब पे नहीं जाना, पहले खुद से सोचें इसमें कानून कौन सा है, एहतियातन किताब खोल के कंफर्म कर लें कि आपको कानून सही ज़हन में आया, फिर सोचें इसका जवाब क्या होना चाहिए। फिर आप जब एंड पे जाके सोल्यूशन देखेंगे तो फिर आपको मजा आएगा कि वो, लेकिन अक्सर लोग बड़ा गलत काम करते हैं, वो इधर से सवाल देखते हैं और अभी जवाब सोचने से पहले सोल्यूशन देखते हैं, अरे हाँ यही तो मैं सोच रहा था। ये नहीं करना, पहले दिमाग में जवाब आए फिर कंफर्म करेंगे एंड पे जवाब किस तरह से है। लें जी आखिरी सवाल, respond to the following independent scenarios under provision of Contract Act 1872. Imran traders enter into 1-year contract with Minhas Oil Limited for supply of gravels for their extraction project in Badin at a fixed price of 30,000 per dumper। अब आप कहेंगे सर ये डंपर क्या होता है, अब ये ग्रेवल क्या होते हैं, अब ये फलाना क्या होता है? जरूरी नहीं है कि आपको हर लफ्ज की भी समझ आए, आपको मतलब समझ आना चाहिए। उन्होंने खास तरह के बिजनेस में एक खास तरह के अल्फाज का जिक्र किया है। हो क्या रहा है, इमरान ट्रेडर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कोई चीज सप्लाई होनी है 30,000 रुपए की फिक्स प्राइस पे। तो अगेन जरूरी नहीं कि आपको हर लफ्ज की बहुत ज्यादा गहरी समझ आए, तो आप तो इस सवाल के अंदर इस तरह के जार्गन देख के घबरा के सवाल छोड़ नहीं देना, उसका बमुहावरा मतलब समझने की कोशिश करना है। 6 months after the contract, the diesel prices increased sharply.
making it not profitable for Imran trader to continue the supply at agreed price. Therefore, they terminated the contract on ground of impossibility of performance. दिखने में जितना बड़ा लग रहा था उतना ही सीधा था, कमर्शियली अनवाइबल उन्हें लग रहा था, उन्होंने कह दिया ये डिस्चार्ज हो गया। आप कहेंगे ना जी इंज नहीं होता। 4 नंबर। तो हमने इस चैप्टर के जितने भी पास पेपर के सवाल जो 20 अटेम्प्ट्स में आए हुए थे वो देखें, और बड़े कम चैप्टर्स में ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे क्योंकि अब बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हुए हैं कि बहुत सारे सवाल डिलीट हो गए। तो अनाउंसमेंट एक तो आपको पता है कि आपका टेस्ट है, और टेस्ट किस चीज का भला? 6-7 ऑब्वियसली। तो चैप्टर 6-7 का टेस्ट है। उस दिन ये इनका किसी और कमरे में टेस्ट लेंगे, क्योंकि इधर आप टेस्ट दे रहे होंगे, इधर हम नए जो नौजवान मिल रहे हैं जो रिजल्ट के बाद हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके साथ में एक ओरिएंटेशन कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और चूंकि हमारा सिलेबस हाफ हो गया है तो वो आधा सिलेबस आपके साथ कवर करेंगे, और फिर जब एंड हो जाएगा तो बकाया आधा सिलेबस फिजिकल ओनली करेंगे, फिजिकल ओनली। तो उस वक्त आप लोग अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट टेक को रिवाइज करना चाहें, आप में से कोई उस वक्त ठंडा पड़ गया था, ढीला रहा था, नहीं कर सका था, फर्ज करें आपके कुछ चैप्टर हुए कुछ नहीं हुए, रादर देन कि मैं आगे पढ़ा रहा हूं और आप पीछे करते रहें, ब्रेक लगा दें, ये टेस्ट तैयार करके दें। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना चैप्टर 6 से लेके 10 तक, ये आसान है। इसमें 3 बहुत छोटे चैप्टर हैं और 2 दरमियाने चैप्टर हैं, और दरमियाने चैप्टर भी बड़े लॉजिकल से हैं। ये पोर्शन अच्छा तैयार हो, पीछे वाला अगर नहीं हुआ थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, जब एंड पे पहुंचे तो उसको तैयार कर लें। लेकिन अब अगले चैप्टर में आपने दोबारा क्लास के साथ ज्वाइन हो जाना है और कोशिश करना है कि साथ साथ चलें। तो जो अगला चैप्टर है उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक पिछले चैप्टर से नहीं है, लेकिन यहाँ के रूल्स वहां हमें काम जरूर आएंगे। बट उसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका यहाँ चैप्टर नंबर 4 तैयार नहीं है, तो अगर यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 तैयार नहीं है तो आप उस पे जो है वो सोचेंगे जी मैं तो पार्टनरशिप नहीं पढ़ सकूंगा, मैं नेगोशिएबल नहीं पढ़ सकूंगा। हम आगे अलग अलग तरह के लॉज स्टार्ट करने लगे, जो हमारा अदर लॉज वाला एरिया है हम उस तरफ जाने लगे। ठीक है जी, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैप्टर 6-7 का टेस्ट किसी और कमरे में मंडे को और मंडे को ओरिएंटेशन जो कि आप लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए, क्योंकि आप आएंगे भी परेशान होंगे। उसमें मैं बता रहा हूँ पहले किताब का चैप्टर 7 होता था, वो किताब का चैप्टर 9 हो गया है। वो बातें आपके लिए तकरीबन काम की नहीं है। कल आप ऑफ है, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक माहौल तो समझ लिया ना कि पास पेपर को देखना किस तरह से। पास पेपर क्वेश्चन कहते रहे 2 साल, यानी कि एक जगह लॉ बताएंगे और एक जगह सिचुएशन में डिस्कस करते हैं,